हाय हेलो नमस्कार। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए क्या हालचाल। वैसे यूनिवर्स में सैर करते करते कहीं आप थक तो नहीं गए? क्योंकि अभी तो कितना कुछ है एक्सप्लोर करते जाने के लिए। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हमेशा अपना हवा पानी अपने साथ रखिए और पूरे जोश के साथ तैयार रहिए हर एक बार एकदम जबरदस्त सफर के लिए, बिल्कुल जैसे कि आज। क्योंकि आज का जो सफर है वो सोलर सिस्टम की सबसे ठंडे यानी कोल्डेस्ट प्लैनेट का सफर है। इसलिए सर अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी रख ही लेना। हालांकि वो कुछ खास हेल्प तो शायद ही कर पाएंगे, पर अपनी तरफ से ना तैयारी पूरी होनी चाहिए। हाँ, तो जो ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है ये इतने सारे यूनिक फीचर्स रखता है कि आप इसके एक यूनिक फीचर पर चौंकने लगेंगे। इतने में इसका दूसरा यूनिक फीचर सामने आ जाएगा। यानी बहुत ही एडवेंचरस और सरप्राइजेस से भरी होने वाली है हमारी ये जर्नी। तो बताइए, तैयार है आप इस प्लैनेट से मिलने के लिए? तो चलते हैं आज सोलर सिस्टम के प्लैनेट यूरेनस के सफर पर, यानी अरुण ग्रह के सफर पर, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत है। ऑर्डर में सन से 7th प्लैनेट है यूरेनस, जो साइज में सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। यानी जुपिटर और सैटर्न के बाद इसी का नंबर आता है। वहीं मास में इसकी 4th रैंक आती है, यानी मास में ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सेकंड लीस्ट डेंस प्लैनेट भी यही है, यानी सैटर्न के बाद यूरेनस की डेंसिटी ही 8 प्लैनेट्स में सबसे कम है। सैटर्न और नेपट्यून इसके पड़ोसी प्लैनेट्स है। यूरेनस नेपट्यून से बस थोड़ा सा बड़ा है और मास में उससे छोटा है। इस कोल्डेस्ट प्लैनेट के कोल्डेस्ट होने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फसाना है, जो आगे सफर पे मुझे आपको बताना है। लेकिन जरा ये देखिए कि इस प्लैनेट के पास तो रिंग्स भी है। अरे वाह! हालांकि इसकी रिंग्स सैटर्न की रिंग्स जितनी खूबसूरत तो नहीं है, पर है तो सही, जो कि इस प्लैनेट को एक खास पहचान देती है। वैसे इस प्लैनेट को पहचान देने में इसके मून्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यूरेनस के पास 27 मून्स है। यानी इस प्लैनेट में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही साथ यूरेनस एक आइस जाइंट भी है। वैसे एक और बात कि सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और 4 है गैस जाइंट्स, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब इन 4 गैस जाइंट्स में यूं तो काफी सिमिलैरिटीज है, जो इन्हें गैस जाइंट्स के ग्रुप में रखती है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे कि जुपिटर और सैटर्न की ही तरह यूरेनस और नेपट्यून भी गैस जाइंट्स है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। लेकिन इन 2 प्लैनेट्स का ओवरऑल कंपोजिशन जुपिटर और सैटर्न से अलग है, क्योंकि यूरेनस और नेपट्यून दोनों में ही गैसेस के कंपैरिजन में वाटर, मीथेन और अमोनिया से बनी आइस की मात्रा ज्यादा है। इन प्लैनेट्स के मास का ज्यादातर हिस्सा आइस ही बनाती है, इसलिए इन्हें गैस जाइंट्स कहलाने के अलावा आइस जाइंट्स कहलाना भी बहुत पसंद आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर सिस्टम के आउटर 4 प्लैनेट्स को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि इनमें से 2 प्लैनेट्स यानी जुपिटर एंड सैटर्न तो गैस जाइंट्स है, और 2 प्लैनेट्स यूरेनस और नेपट्यून आइस जाइंट्स हैं। और इस तरह अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यूरेनस एक आइस जाइंट है। वेरी गुड। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इन आइस जाइंट्स के बारे में अभी तक हम बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं, इसलिए ये हमारे लिए आज भी मिस्ट्री बने हुए हैं। और जितना कुछ आज हमें पता है वो वॉयेजर 2 की वजह से पता चल पाया है, क्योंकि यूरेनस प्लैनेट को अभी तक केवल इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए विजिट किया जा सका है। और इसके अलावा यूरेनस के बारे में जितना कुछ भी हम जानते हैं वो सब बहुत सी पावरफुल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशंस की बदौलत है। आगे कई सारे मिशंस यूरेनस को एक्सप्लोर करने की तैयारी में भी है, जैसे जॉइंट नासा ESA यूरेनस पाथफाइंडर और MUSE यानी मिशन टू यूरेनस फॉर साइंस एंड एक्सप्लोरेशन। अब ये फर्दर मिशंस जो ढेर सारी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आएंगे, वो तो हमें आगे आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है उसे तो जान ही लेते हैं, यानी ये लम्हा फिलहाल जी लिया जाए यूरेनस के साथ। तो चलिए और भी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सफर है यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का, आइस जाइंट यूरेनस का। जरा देखिए तो लगता है जैसे इस आइस जाइंट को शायद भीड़ में चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए ये अपनी अलग ही चाल से चलता है। तभी तो ये ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ और बहुत से अदर प्लैनेट्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। कमाल है ना? वैसे क्या आपको ऐसा एक और प्लैनेट याद आ रहा है जो यूरेनस की ही तरह अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, यानी जिस पर यूरेनस की ही तरह
ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन होता है, जिससे वहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। हाँ, एग्जैक्टली, आपने सही पहचाना। वो है हमारा मौसी प्लैनेट यानी वीनस। लेकिन देखिए यूनिवर्स के हैरत अंगेज कारनामे कि कहाँ तो हम वीनस के उल्टा घूमने की बात पर ही इतना ज्यादा हैरान थे, और यहाँ तो यूरेनस ना केवल अपने एक्सिस पर उल्टा घूमता है, बल्कि साथ में ये अपनी साइड पर भी स्पिन करता है। और ऐसा करने वाला ये अकेला प्लैनेट है। इसकी इसी रोलिंग स्टाइल की वजह से इसे डांसिंग यूरेनस भी कह दिया जाता है। पर अभी शायद आप समझ नहीं पाए होंगे कि यूरेनस के अपने साइड पर स्पिन करने का क्या मतलब होगा। तो कोई बात नहीं, अभी जान लेते हैं। यूरेनस का टिल्ट सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट से ज्यादा है, क्योंकि ये प्लैनेट अपने एक्सिस पर अप्रॉक्स 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यानी जैसे अर्थ का एक्सिस टिल्ट लगभग 23 डिग्री है, वैसे यूरेनस का ऑलमोस्ट 98 डिग्री है। 98 डिग्री, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, तभी तो इस यूनिक टिल्ट की वजह से यूरेनस बाकी प्लैनेट्स की तरह रोटेट करने की बजाय अपनी साइड पर ही स्पिन करता है और सन के चारों तरफ एक रोलिंग बॉल की तरह घूमता है। और अपनी साइड पर घूमने का मतलब हुआ यूरेनस का एक पोल सन की तरफ रहता है और दूसरा पोल सन से दूर रहता है। अब सवाल ये है कि यूरेनस का टिल्ट इतना ज्यादा क्यों है, जो इसे बाकी प्लैनेट से इतना अलग कर देता है। ये तो अभी तक ना एक मिस्ट्री है। लेकिन फिर भी बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि बिलियन ईयर्स पहले यूरेनस किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ होगा। यानी अर्थ की साइज जितना ऑब्जेक्ट या उससे कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट यूरेनस से आकर टकराया होगा, और इस टक्कर की वजह से यूरेनस इतना झुक गया होगा कि अपने साइड पर रोटेट करने लगा। अब इसमें कितना सच है ये तो आने वाले समय में यूरेनस पर होने वाली रिसर्च ही बता पाएगी। फिलहाल हम यूरेनस के जज्बे को सराह सकते हैं कि वो चोट खाकर भी लगातार घूम रहा है। वैसे यूरेनस की फॉर्मेशन भी उसी टाइम हुई जब बाकी सारा सोलर सिस्टम बना, यानी आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। और ये माना जाता है कि यूरेनस की फॉर्मेशन तो सन के नजदीक ही हुई थी, लेकिन 4 बिलियन ईयर्स पहले ये प्लैनेट आउटर सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर गया, और तब इसने सन से 7th प्लैनेट कहलाना पसंद किया। ये प्लैनेट अपने आइसी नेचर, ऑपोजिट डायरेक्शन रोटेशन और अपनी साइड पर रोटेट करने जैसे यूनिक फीचर्स तो बता ही चुका है। तो इसका अगला यूनिक फीचर भी देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में पहला डिस्कवर किया गया प्लैनेट यही है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लिए इस प्लैनेट को देखना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत डिम था। इसलिए ये इतने लंबे समय तक आसमान के रहस्यमय अंधेरे में ही गुम रहा। और फिर टेलीस्कोप से जिस पहले प्लैनेट को खोजा गया वो यूरेनस ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स को तो हम अर्थ से आसानी से देख पाते हैं, लेकिन यूरेनस जो हमसे बहुत दूर है उसे देख पाना एंशिएंट टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसलिए इसकी डिस्कवरी हुई 1781 में, जब विलियम हर्शेल ने इस गुमनाम प्लैनेट को टेलीस्कोप से डिस्कवर किया। उस समय विलियम हर्शेल अपनी बनाई टेलीस्कोप से रात के आसमान में स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उन स्टार्स में से एक स्टार तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, और जब उन्होंने उसे बहुत बार ऑब्जर्व किया तो नोटिस किया कि ये स्टार तो सन का चक्कर लगाता है। उसके बाद अपनी कैलकुलेशन के बेस पर उन्होंने पता लगाया कि यूरेनस असल में एक प्लैनेट है। इसके 2 साल बाद यूरेनस को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली, जिसके पीछे एस्ट्रोनॉमर योहान अलर्ट बॉर्ड के ऑब्जर्वेशंस का हाथ था। और इस तरह अंधेरे में खोया यूरेनस सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के ग्रुप में शामिल हो गया। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना यूरेनस के लिए, क्योंकि यूरेनस को वाकई में अच्छा लगा होगा ना कि अब दोस्त मिल गए, वो भी इतने सारे, तो अच्छा लगना तो बनता है। जरूर से यूरेनस विलियम हर्शेल को मन ही मन थैंक्स कहता होगा। वैसे थैंक्स तो हम भी कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें भी तो हमारे सोलर सिस्टम में एक और यूनिक प्लैनेट मिल गया। हालांकि वो था, लेकिन हमें पता चला। इस यूनिक प्लैनेट को नाइट स्काई में देखना यूं तो आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मौसम साफ हो तो यूरेनस हम पर मेहरबान होकर एक झलक दिखला भी सकता है। और बाइनोक्यूलर्स से तो हम इसे देख ही लेंगे, और ये हमारे लिए वाकई में एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा, है ना? वैसे यूरेनस को अपना नाम कहाँ से मिला? इस सवाल का जवाब ये है कि नाम का ये किस्सा भी अपने आप में कुछ कम यूनिक नहीं है, क्योंकि रोमन लोगों ने सन के नजदीक 5 प्लैनेट्स को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स के नाम पर नाम दिए। लेकिन यूरेनस को किसी रोमन गॉड के नाम पर नाम नहीं दिया गया।
यूरेनस के लिए सबसे पहले जो नाम सजेस्ट किया गया था वो था जॉर्जन साइडस यानी जॉर्जन प्लैनेट, और ये नाम किंग जॉर्ज III के नाम पर सजेस्ट किया गया। लेकिन इस नाम को साइंटिफिक कम्युनिटी ने सहमति नहीं दी और फिर जर्मन एस्ट्रोनॉमर यूहान अलर्ट बॉर्ड ने एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ स्काई के नाम पर इस प्लैनेट को यूरेनस नाम दिया। इसी के बाद यूरेनस के नाम पर एक न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट यूरेनियम को नाम मिला। इंटरेस्टिंग है ना। चलिए, ये तो हुई यूरेनस के नाम की कहानी, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है ये 7th प्लैनेट तो सन से बहुत ज्यादा दूर है। तो सन से इसका डिस्टेंस कितना होगा? अगर यूरेनस और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस देखें तो ये लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर्स होगा। लेकिन असल में सन से इस प्लैनेट का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि यूरेनस का ऑर्बिट बहुत एलिप्टिकल है यानी अंडाकार, जिसकी वजह से सन से इसका डिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि यूरेनस अपने ऑर्बिट में कहाँ है। जब इस प्लैनेट की क्लोजेस्ट अप्रोच होती है तो इसकी सन से दूरी 2.5 बिलियन किलोमीटर्स होती है, और जब फारदेस्ट अप्रोच होती है तो यूरेनस अप्रॉक्स 3 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर रहता है। आपको बता दूं कि क्लोजेस्ट अप्रोच को पेरीहीलियन कहते हैं और फारदेस्ट अप्रोच को अफीहीलियन कहते हैं। यहाँ तक सनलाइट को पहुँचने में 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। हम कितने लकी है ना कि अप्रॉक्स 8 मिनट में हम तक सनलाइट पहुँच जाती है, जबकि यूरेनस को इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है। यूरेनस अर्थ के कंपैरिजन में सन से 20 गुना ज्यादा दूर है, तो इतना ज्यादा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन अब अगर यूरेनस और अर्थ की तालमेल और डिफरेंसेस को देखें तो यूरेनस का डायमीटर अर्थ डायमीटर का लगभग 4 गुना है, यानी यूरेनस में 63 यानी 63 अर्थ फीट हो सकती है। अगर अर्थ 1 रुपए का सिक्का है तो यूरेनस एक सॉफ्ट बॉल जितना बड़ा होगा। ओहो, ये तो काफी बड़ा है ना। चलिए, ये तो हम समझ गए हैं कि यूरेनस अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी सरफेस ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से काफी कम है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरेनस गैसेस से बना है और अर्थ की तरह सॉलिड नहीं है। इसलिए यूरेनस बहुत लाइट है और इसकी सरफेस ग्रेविटी अर्थ ग्रेविटी का 86% ही है। ऐसे में अगर अर्थ पर आपका वेट 100 पाउंड्स है तो यूरेनस पर आप 86 यानी 86 पाउंड्स के ही रहेंगे। इस बात पर वैसे आप खुशी से उछल सकते हैं। अब जरा अर्थ मास से इसके मास को भी कंपेयर कर लेते हैं, तो यूरेनस का मास अर्थ मास का ऑलमोस्ट 14.5 टाइम्स है। इतना कुछ जान लेने के बाद अब अगर ये पता करें कि हमें अर्थ से यूरेनस तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तो उस बात पर डिपेंड करेगा जिससे हम यूरेनस का सफर तय करने का प्लान बनाएंगे। और एक और बात जो इस टाइम ड्यूरेशन को अफेक्ट करेगी वो ये है कि इस मिशन लॉन्च के टाइम यूरेनस और अर्थ अपने अपने ऑर्बिट में कहाँ होंगे। जैसे वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट 20 अगस्त 1977 को लॉन्च हुआ था और ये यूरेनस तक कब पहुंचा? 24 जनवरी 1986 को। यानी इसे यूरेनस तक पहुंचने में 9 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। ये तो वाकई में काफी दूर है। लेकिन चलो, हम इतना पेशेंस रखकर यूरेनस तक पहुंच भी जाए तो इसके लिए पहले ये तो पता चले कि इस प्लेनेट का माहौल कैसा है और इसका एटमॉस्फेयर कैसा है। क्या ये हमारे लिए ओके भी है या नहीं, आइए पता लगाते हैं। तो देखिए, जुपिटर और सैटर्न की ही तरह यूरेनस का एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें उन गैस जाइंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा आइस है। इसका एटमॉस्फेयर मेनली वाटर, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यूरेनस के अपर एटमॉस्फेयर में जो मीथेन मौजूद है, इस प्लैनेट की ब्यूटीफुल ब्लू कलर के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि मीथेन सन से आने वाली रेड लाइट को अब्सॉर्ब करती है और ब्लू लाइट को स्कैटर करती है, जिसकी वजह से यूरेनस ब्लू कलर का दिखाई देता है। इस प्लैनेट के मास का 80% से भी ज्यादा आइसी मटेरियल्स वाटर, मीथेन और अमोनिया के हॉट डेंस फ्लूइड से बना है, जो एक स्मॉल रॉकी कोर के ऊपर मौजूद है। कोर के नजदीक का टेम्परेचर जानना चाहेंगे आप? ये है 4982 डिग्री सेल्सियस। आई नो, मेरी तरह आप भी इस टेम्परेचर को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुनकर शॉक जरूर हुए होंगे। और तो और, इस आइस जाइंट के पास कोई ट्रू सरफेस भी नहीं है, बल्कि इसमें तो ज्यादातर घूमते हुए लिक्विड्स हैं। एक स्पेसक्राफ्ट के लिए इस प्लैनेट पर लैंड करने के लिए कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है, और फिर इस प्लैनेट का एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर भी तो मेटल स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। इस प्लैनेट का मिनिमम टेम्परेचर -224.2 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट के अवार्ड से नवाजता है। लेकिन क्या आप इस टेम्परेचर का अंदाजा लगा पा रहे हैं? और क्या आपके पास ऐसे गर्म कपड़े हैं जो इससे बचने में हेल्प कर पाए? बहुत ही मुश्किल।
फिलहाल हम यूरेनस से काफी दूर है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बल्कि ये सोचिए कि नेपट्यून सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है और सन से सबसे दूर है, तो उसे होना चाहिए था ना सबसे ठंडा प्लैनेट। फिर ये यूरेनस कैसे बाजी मार गया? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? कुछ तो ऐसा है जो यूरेनस के कोर से गर्मी को इसकी सरफेस तक पहुंचने से रोकता है, जिसकी वजह से नेपट्यून से भी ज्यादा ठंडा बना रहता है। क्या आपको पता है कि पहले इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता था? क्योंकि प्लूटो था ना, वो सबसे दूर था सन से और सबसे ठंडा भी था, इसलिए सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट वही था। लेकिन जब से प्लूटो को सोलर सिस्टम से बाहर निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है, तब से यूरेनस और नेपट्यून से झगड़ा बना हुआ है कि मैं कोल्डेस्ट हूँ, मैं सबसे ठंडा हूँ। अब ये एक ट्रिकी सा पॉइंट है, क्योंकि इनमें से कौन ये टाइटल जीतेगा, कोल्डेस्ट प्लैनेट का, यूरेनस या नेपट्यून? ये सवाल पर डिपेंड करता है कि बात एवरेज टेम्परेचर की हो रही है या लोएस्ट टेम्परेचर की। अब देखिए तो नेपट्यून का एवरेज टेम्परेचर अराउंड -214 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि सबसे कम है, जबकि यूरेनस के पास लोएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड है, जो कि -224 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो जब बात एवरेज कोल्डेस्ट टेम्परेचर की हो तो विनर होगा नेपट्यून, और जब लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड की बात हो तो ये अवार्ड जाएगा यूरेनस को, और जब केवल कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाएगा तो इसका जवाब होगा यूरेनस, क्योंकि कैसे भी हो टेम्परेचर रिकॉर्ड तो इसी ने ही तोड़ा है। इसलिए अब इन दोनों आइस जायंट्स को ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, बोले तो कोल्ड वॉर, और अपनी जुगलबंदी पर फोकस करना चाहिए, राइट? लेकिन हमें भी तो पता चले कि यूरेनस इस लोएस्ट टेम्परेचर तक आखिर पहुंचा कैसे, जबकि ये नेपट्यून के कंपैरिजन में सन से 1 बिलियन माइल से भी ज्यादा नजदीक है, फिर भी इतना ठंडा कैसे है? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हीट बनने का मेन रीजन प्लैनेट्स के मोशन से और उसके इंटीरियर से जुड़ा होता है। दोनों प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर तो काफी सिमिलर है, जिसमें मीथेन काफी मात्रा में है। ये मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को बहुत अच्छे से ट्रैप कर लेती है, और नेपट्यून में मीथेन का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये यूरेनस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हीट ट्रैप कर पाता है। लेकिन यूरेनस की उलझन तो कुछ और ही है, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि इस भोले प्लैनेट का इरादा तो कभी कोल्डेस्ट बनने का था ही नहीं, बल्कि ये तो उस टक्कर की वजह से कोल्डेस्ट प्लैनेट बन गया है, जिसने इसे इतना ज्यादा टिल्ट कर दिया था। बिलियन साल पहले यूरेनस की जो टक्कर हुई थी ना, उस टक्कर की वजह से इसके अंदर की कुछ हीट भी बाहर स्पेस में निकल गई थी, जिससे ये ज्यादा हीट अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाया, और अनजाने में ही नेपट्यून से ज्यादा ठंडा हो गया। और इसलिए यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है, जिस पर कोल्डेस्ट टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो अब समझे आप कि यूरेनस कैसे सबसे ठंडा प्लैनेट बन गया। तो फिर चलिए इस सबसे ठंडे प्लैनेट को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यूरेनस के एटमॉस्फेयर को देखना चाहे, इसके क्लाउड्स को देखना चाहे, तो आपको बता दूं कि यूरेनस के क्लाउड्स को देख पाना आसान तो नहीं है, लेकिन वो यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद जरूर से है। यूरेनस ब्लू क्लाउड से ढका हुआ है, इसके टॉप क्लाउड्स मीथेन से बने हैं और उन्हें देखना मुश्किल है। वहीं लोअर क्लाउड्स फ्रोजन वाटर से बने हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ये क्लाउड्स अपने अंदर क्या छुपाए बैठे हैं? बड़े बड़े तूफान, जिनका साइज यूनाइटेड स्टेट्स जितना भी हो सकता है। इन तूफानों के ओरिजिन और इनके इरादे जानने के लिए साइंटिस्ट यूरेनस के क्लाउड्स की स्टडी में जुटे हुए हैं। अपने अंदर तूफान छुपाए बैठा सोलर सिस्टम का ये मिस्टीरियस प्लैनेट, भले ही हम इंसानों के लिए कोई सरफेस फेवरेबल वेदर कंडीशंस देने के मूड में ना हो, लेकिन डायमंड्स इसे बहुत पसंद है, ये जरूर से कहा जा सकता है। तभी तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश होती है, और वो भी डायमंड की बारिश। सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन क्या फायदा, हम उन डायमंड्स तक पहुंच ही नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम इस डायमंड रेन के रीजन तक तो पहुंच ही सकते हैं, है ना? तो आइए पता लगाते हैं कि यूरेनस पर डायमंड की इतनी अनोखी बारिश कैसे होती है। तो इसका रीजन तो वही मीथेन गैस है, जो इस प्लैनेट को ब्यूटीफुल ब्लू कलर भी देती है और यहाँ डायमंड भी बरसाती है। वो ऐसे कि मीथेन में कार्बन होता है और यूरेनस के एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस में कार्बन डायमंड्स में बदल जाता है, और फिर डायमंड रेन दिन रात सालों साल बरसती रहती होगी। जस्ट इमेजिन, वाओ,
चलिए अब डायमंड्स के सपने देखने से जरा बाहर आ जाइए और जरा यूरेनस के दिन रात के बारे में भी तो कुछ पता करें कि इस ब्लू ठंडे ठंडे प्लैनेट पर दिन कैसा होता होगा, साल कैसा होता होगा। आइए पता लगाते हैं। यूरेनस को अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट होने में 17 घंटे और 14 मिनट का टाइम लगता है, तो इसका एक दिन नाइट साइकिल पूरा होगा 17 घंटे 14 मिनट में। यूरेनस अर्थ से फास्ट रोटेट करता है, इसलिए इसका एक दिन अर्थ के एक दिन के कंपैरिजन में छोटा होता है। अब ये टाइम एक दिन के लिए तो कम ही है, लेकिन जब हम जुपिटर और सैटर्न पर टाइम स्पेंड करने के इरादे भी बना रहे हैं, जहां एक दिन अप्रॉक्स 10 और 11 घंटे का हुआ करता है, तो उनके कंपैरिजन में ये 17 घंटे तो काफी ही है। लेकिन हमें काफी लगने से क्या होता है, यूरेनस को भी तो ऐसा लगे कि वो हमारा वेलकम करना चाहता है। खैर, वेलकम करने की बात से मुझे याद आया कि दिन में तो हम कैसे जैसे काम चला लेंगे, लेकिन साल का क्या हुआ? साल कितने टाइम में आएगा यूरेनस पर? कब हम अपने बर्थडे पर गेस्ट का वेलकम कर पाएंगे? यानी इस प्लैनेट को सन का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगने वाला है? तो ये टाइम है 84 अर्थ ईयर्स। हाँ, आपने सही सुना, 84 अर्थ ईयर्स, यानी 30,687 अर्थ डेज, जिन्हें यूरेनियन टाइम में एक साल कहा जाता है। इसका मतलब अपना बर्थडे केक काटने के लिए काफी लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि 84 साल में 84 इयर्स में एक बर्थडे आएगा। यानी एक लाइफ में एक ही बार बर्थडे आएगा, या शायद आएगा भी नहीं, पता नहीं। ये कितना स्ट्रेंज है ना, सोच कर देखिए। पर ऐसा होगा क्यों? इसका रीजन तो यही है कि यूरेनस सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाते टाइम 24,607 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलता है, जबकि अर्थ की ये स्पीड होती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। है ना दोनों की स्पीड में काफी अंतर? बस इसलिए अर्थ पर लगभग हर 365 दिन में आप अपनी पसंद का बर्थडे केक कट कर सकते हैं, और यूरेनस पर आपको 84 इयर्स ओल्ड होने पर केक कटने का चांस मिलेगा। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इस प्लैनेट की डिस्कवरी से लेकर अभी तक यूरेनस ने 3 ऑर्बिट्स पूरे किए हैं। यानी साल 1781 से साल 2033 तक में यूरेनस अपना 3rd ऑर्बिट पूरा करेगा, यानी यूरेनस के 3 साल पूरे होंगे। मतलब ये काफी स्लो है। यहाँ का साल इतना ही स्ट्रेंज है, तो यहाँ के सीजन्स कैसे होंगे? तो इसका किस्सा भी यूरेनस के स्ट्रेंज टिल्ट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी साइड पर स्पिन करने वाली यूरेनस का एक पोल सन की तरफ पॉइंटेड होता है, जो इसे बहुत लंबे सीजन्स देता है। ये यूनिक टिल्ट सोलर सिस्टम के मोस्ट एक्सट्रीम सीजन्स बनाता है। यूरेनस के एक ऑर्बिट के आधे भाग में यूरेनस का एक साइड सन की तरफ रहता है, और अदर हाफ के दौरान ये सेम साइड सन से दूर रहता है। ऐसे में यूरेनस का हर साइड 42 साल की सनलाइट और 42 साल की डार्कनेस को एक्सपीरियंस करता है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, यानी हमारे फेवर की सीजन्स भी यहाँ नहीं है। इसके इक्वेटर का बिहेवियर भी कुछ अजीब नजर आता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में यूरेनस के इक्वेटर को सबसे कम सनलाइट मिलती है, और ये जानकर तो यही लगता है कि इक्वेटर प्लैनेट के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में काफी कोल्ड होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये इक्वेटर तो गर्म है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जरूर से इसका रिलेशन प्लैनेट के इंटीरियर में होने वाले कन्वेक्शन प्रोसेस यानी संवहन प्रक्रिया से होगा। इस टिल्टेड यूरेनस का मैग्नेटोस्फीयर भी एकदम यूनिक है। ये अनयूजुअल इररेगुलर शेप का है। जनरली मैग्नेटिक फील्ड्स एक प्लैनेट के रोटेशन के साथ अलाइन होते हैं, लेकिन यूरेनस का मैग्नेटिक एक्सिस तो प्लैनेट के रोटेशन एक्सिस से लगभग 60 डिग्री तक झुका हुआ है। ये वाकई में एक और यूनिक फीचर है। इतने सारे यूनिक फीचर्स वाले यूरेनस के मून्स भी शायद हमारी राह देख रहे होंगे, इसलिए अब जल्दी से हमें मून्स तक पहुंच ही जाना चाहिए। क्या पता उनमें भी कुछ यूनिक और स्ट्रेंज हो, इसलिए जल्दी से मून्स पर चलिए मेरे साथ। यूरेनस के पास 27 नोन मून्स है, यानी अभी तक यूरेनस के 27 मून्स का पता हम लगा चुके हैं, और इनमें से 5 मून्स काफी बड़े हैं और बाकी के मून्स काफी छोटे हैं। ये 5 लार्ज मून्स है टाइटेनिया, ओबेरॉन, अम्ब्रायल, एरियल और मिरांडा। इनमें से टाइटेनिया यूरेनस का लार्जेस्ट मून है। ये सोलर सिस्टम का 8th लार्जेस्ट मून भी है। इस मून पर आइस और रॉक लगभग बराबर मात्रा में मौजूद है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है। ये मून छोटे और कुछ बड़े क्रेटर से ढका हुआ है।
टाइटेनिया की आइसी सरफेस के नीचे थोड़ा लिक्विड वाटर है, लेकिन फिर भी ये मून लाइफ को सपोर्ट करने की अदर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता। यानी यूरेनस की ही तरह उसका लार्जेस्ट मून भी हमसे मिलने में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्या पता उसे इस बात का डर हो कि हम इंसान इस प्लैनेट और मून के भी वही हाल ना बना दे जो अर्थ के बनाए हैं हमने। सोचकर देखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मून कौन सा है ये जानते हैं। ओबेरॉन है यूरेनस का सेकंड लार्जेस्ट मून। मेजर 5 मून्स में से ये आउटर मोस्ट है। टाइटेनिया मून से ये बस थोड़ा सा ही छोटा है, इसलिए सोलर सिस्टम का 9th लार्जेस्ट मून यही है। ये हेवीली क्रैटर्ड है, यानी इस पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं और इनमें से जो लार्जेस्ट क्रेटर है उसे शेक्सपियर के कैरेक्टर हैमलेट के नाम पर दिया गया है। ये मून रफली हाफ आइस और हाफ रॉक से बना है और इस पर एक लार्ज माउंटेन भी है। और अब आगे यूरेनस का नेक्स्ट मून है अम्ब्रियल, जो इसका 3rd लार्जेस्ट मून है। ये सारे लार्जेस्ट मून्स में से डार्केस्ट है क्योंकि ये अपनी सरफेस पर स्ट्राइक होने वाली लाइट का बहुत ही कम % रिफ्लेक्ट करता है। इस पर कोई नॉन एटमॉस्फेयर नहीं है और माना जाता है कि ये मून 50% वाटर आइस और 50% रॉकी मटेरियल से बना है। अम्ब्रियल का एक यूनिक फीचर इसका एक ब्राइट रिंग शेप्ड एरिया है। और अब डार्केस्ट मून के बाद बारी आती है ब्राइटेस्ट मून की, जो है एरियल, और ये यूरेनस का 4th लार्जेस्ट मून है। माना जाता है कि ये भी हाफ वाटर आइस और हाफ रॉकी मटेरियल से बना है। इस मून के ब्राइट होने के अलावा इसकी एक और खास बात ये है कि इसमें इंटरकनेक्टेड ड्रिफ्ट वैलीज का नेटवर्क बना है, जो सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। और अब 5th लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस है मिरांडा, जो इन 5 लार्जेस्ट मून्स में सबसे छोटा भी है और इनर मोस्ट भी है। ये मून अपने आप में बिल्कुल जुदा है क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत सी अलग अलग रॉक्स के पीसेस को बेतरतीब तरीके से आपस में चिपका दिया गया हो। इसमें बड़े फॉल्स भी है, डीप कैनन्स भी है, तो प्लेन्स, रिफ्ट्स और क्लिफ्स भी हैं। मिरांडा का ऐसा आकार अभी तक एक मिस्ट्री ही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री। और हाँ, यहाँ पर कोई डिटेक्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फेवरेबल कंडीशंस तो हमें किसी भी मून पर नजर नहीं आई। पर क्या पता लिक्विड वाटर के साथ फ्यूचर में लाइफ की कुछ पॉसिबिलिटीज हमें मिल जाएं। लेकिन अभी जरा ये बताइए कि क्या आपने ये गौर किया कि इन यूरेनियन मून्स के नेम्स कुछ डिफरेंट है। असल में जहाँ ज्यादातर मून्स को उनके नाम ग्रीक या रोमन माइथोलॉजी से मिले हैं, वहीं यूरेनस के मून्स को विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पॉप के वर्क्स के कैरेक्टर्स के बेस पर नेम मिले हैं। समथिंग यूनिक अगेन, है ना? लेकिन अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो इन शॉर्ट आपको बता दूं कि ये दोनों ग्रेट इंग्लिश पोइट्स हैं और इनके बारे में आप जितना जाने उतना ही कम होगा। ये एक अलग बात है। इसलिए आगे हम अपने यूरेनस की तरफ ही थोड़ा सा रुक करते हैं और अब मून्स के बाद रिंग्स पर नजर डालते हैं। यूरेनस के पास टोटल 13 रिंग्स है, जिसमें से मेन 9 रिंग्स है जो नैरो डार्क ग्रे रिंग्स है। इनके अलावा 2 डस्टी रिंग्स है और 2 आउटर मोस्ट रिंग्स है जो कि ब्राइट कलर की है। ये रिंग्स जेटा 654 अल्फा बीटा ईटा गामा डेल्टा लैम्डा एप्सिलॉन नू और मू कहलाती है। यूरेनस की रिंग्स बाकी प्लैनेट्स की रिंग्स के कंपैरिजन में थिन, एक्सट्रीमली नैरो और डार्क है और इनका ये फीचर इन्हें यूनिक बनाता है। माना जाता है कि ये रिंग्स आज से लगभग 600 मिलियन साल पहले मून्स के कलिजन या बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कलिजन यानी टक्कर से बनी है। इन्हें 1977 यानी 1977 में एस्ट्रोनॉमर्स काइपर एयरबॉर्न ने ऑब्जर्वेटरी से खोजा था। चलिए, यूरेनस के पास तो रिंग्स और मून्स दोनों ही हैं, तो ये खुश तो बहुत होता होगा, लेकिन हम तो तभी खुश हो पाएंगे ना जब यूरेनस को अंदर से देख पाएंगे। पर क्या करें, इसके पास सरफेस तो है नहीं जहां कदम रखा जा सके। तो फिर अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस तो यही कहते हैं कि यूरेनस में जंप किया जाए। क्या आप तैयार हैं यूरेनस में जंप करके इसके अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए? अब अगर आप रियल एक्सप्लोरर है तो आप हाँ ही कहेंगे, और इसलिए चलिए मेरे साथ यूरेनस के अंदर। और साथ में हाँ, वो अपना मैजिकल सूट जरूर से ले लेना जो सारी प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट कर सके। आप चाहे तो बचपन वाली जादू की छड़ी भी साथ में रख सकते हैं, बस उसे जादू करना आना चाहिए। सो आइए जंप करते हैं। यूरेनस में जंप करने के साथ ही हम इसमें नीचे की तरफ गिरने लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे पार्ट में, जहां -224 डिग्री टेम्परेचर हमें बड़ी आसानी से फ्रीज कर सकता है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, हमारे पास मैजिक है ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा मतलब नीचे की तरफ, जहां 10 मिनट के बाद ऐसा हॉरर शो शुरू होता दिखाई देगा जिसमें गहरा अंधेरा होगा, भयंकर तूफान होंगे
और बिलियंस वोल्ट्स के थंडरस्टॉर्म्स भी। अब इन्हें पार करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या, ये कैसी स्मेल है जो आगे बढ़ने से हमें रोक रही है? ओहो, ये तो बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है दोस्तों। लेकिन यहाँ अंडे कौन लेकर आया? कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं और रह भी नहीं सकता। ये असल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो सड़े अंडे जैसी स्मेल देती है, और वो भी बहुत ज्यादा। तो अब इसे सहन करते हुए या फिर थोड़ी देर के लिए नाक बंद करते हुए, अब इस मुश्किल से निकलते हुए, जैसे जैसे हम नीचे गिरते जाएंगे वैसे वैसे यूरेनस का एनवायरनमेंट बदतर होता जाएगा। हाँ, सच में बहुत ही खराब। इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होते चले जाएंगे। यूरेनस में जंप के टाइम तो प्रेशर केवल अर्थ प्रेशर का हाफ ही था, लेकिन अब इस डेप्थ में जाते हुए ये प्रेशर 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ जाएगा। अब इस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में तो हवा में मौजूद कार्बन एटम्स भी कंप्रेस्ड होकर के आइसबर्ग के साइज के डायमंड में बदल जाएंगे, और उसके बाद हम यूरेनस के हार्ट तक पहुंचेंगे, यानी इसके कोर तक, जहां एक ओशन होगा, डायमंड ओशन, जिसकी डेप्थ पैसिफिक ओशन की डेप्थ से 10,000 गुना ज्यादा होगी। और टेम्परेचर तो आप जानते ही है ना, 4,982 डिग्री सेल्सियस। डायमंड का नाम सुनते ही आपको भी वेल्थ का ख्याल तो पक्के से आया होगा, लेकिन भूलिएगा मत कि वेल्थ के साथ यहाँ डेंजर भी बहुत सारा है। इसलिए अब यहाँ से निकल जाने में ही भलाई होगी, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर उठाना ठीक नहीं है हमारे लिए। इसलिए चलिए अब यूरेनस से बाहर निकलते हैं। और अब यूरेनस से बाहर निकलकर आप भी यही सोच रहे हैं ना कि हमें तो नहीं जाना है यूरेनस पर, हम तो यही अपनी पृथ्वी पर, अपनी अर्थ पर, अपने घर पर ही रह कर के खुश हैं। लेकिन अगर यूरेनस हमारे पास आ जाए तो, मतलब अगर यूरेनस अर्थ से कोलाइड हो जाए, टकरा जाए, तो क्या होगा? आई होप कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो केवल 30 दिनों में ही अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी। इन 30 दिनों में अर्थ से 3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला यूरेनस अचानक अर्थ के नजदीक आने लगेगा। 1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये 30 दिनों में अर्थ से टकरा जाएगा। इस दौरान ये बहुत से एस्टेरॉइड्स के स्टेबल ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर देगा और उनमें से कई को हमारी तरफ फेंक भी देगा। इन एस्टेरॉइड्स का डायमीटर 240 किलोमीटर तक हो सकता है, और ये उस एस्टेरॉइड से थोड़ा सा बड़ा होगा जिसने 65 मिलियन साल पहले अर्थ से डायनासोर्स का सफाया किया था। अब इसका मतलब तो आई होप आप समझ ही रहे होंगे। तो नजदीक आने के साथ साथ यूरेनस सब कुछ हिलाना शुरू कर देगा, और क्योंकि ये अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैसिव है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल हमारे प्लैनेट को हिलाकर रख देगा। वोल्केनो इरप्शंस बेकाबू हो जाएंगे और अर्थक्वेक्स अर्थ को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसकी स्मेल ये हमें तो बेहोश करने के लिए काफी ही होगी। और हाँ, यूरेनस अकेला नहीं आएगा, बल्कि अपने 27 मून्स को भी साथ लेकर आएगा, जो अर्थ को सभी साइड से हिट करेंगे, यानी अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो अर्थ इस आइस जाइंट के चक्कर लगाना शुरू कर देगी और उसके कई मून्स में से एक बन जाएगी। ओहो, तो ये तो कभी नहीं होना चाहिए, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस भयानक टक्कर से अगर किसी का फायदा हो सकता है तो वो बस यूरेनस का, क्योंकि हो सकता है कि इस टिल्ट से यूरेनस अपने उसी टिल्ट पर वापस आ जाए जिस पर वो पहले कभी हुई टक्कर से पहले था। हम यूरेनस के लिए ये विश तो कर सकते हैं कि वो अपने नॉर्मल टिल्ट पर वापस आ सके, लेकिन हमारी अर्थ हर हाल में सेफ रहनी चाहिए, और इसके लिए हमसे जो बन पाएगा हम जरूर करेंगे, है ना? करेंगे ना? और दोस्तों, इसी के साथ यूरेनस प्लैनेट का ये सफर तो यहीं पर पूरा होता है, जब हम अर्थ पर सेफली लैंड कर चुके हैं और अपने घर पर आराम से बैठकर ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। और अब हमें समझ में आ गया है कि यूरेनस और उसके मून्स फिलहाल अपनी ही दुनिया में मगन है और रहने ही चाहिए। और अब हम ये भी समझ ले कि हमारी अर्थ को संभालने का ये हाई टाइम है, तो शायद अर्थ के फ्रेंड प्लैनेट्स भी हमारे लिए लाइफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहे। जो भी हो, आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। और अगर आप यूनिवर्स को यूं ही एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं और दुनिया की ढेर सारी नॉलेजेबल जानकारियां गेन करने के लिए पैशनेट है, तो infinitystream.tv पर अभी साइन अप कर लीजिए और नॉलेज और अपने बीच का ये गैप भर लीजिए। और अब आप अगले सफर के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं जल्द ही एक और तूफानी सफर पर। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।